हॅलो डिअर फ्रेंड्स, मी आहे तुषार. आपण सर्वांचं स्वागत करतो लर्न विथ तुषार या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आपण पाहिलेलं आहे ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर. आता पाहणार आहोत त्याच्यावरचे ग्रॅव्हिटेशनवरचे आपण न्यूमेरिकल्स, ज्याच्यामध्ये आपल्याला विथ फॉर्म्युलेज, ज्याच्यामध्ये आपण पूर्ण एक्झरसाइज बघणार आहे. आता आपण एक्झरसाइज बघणार आहे आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एक एक जे पण काही सॉल्व न्यूमेरिकल्स असतील आणि जे पण आपल्याला एक्झरसाइजमध्ये न्यूमेरिकल्स असतील ते आपल्याला पाहायचे आहेत. लेट्स मूव टुवर्ड्स दी एक्सरसाइज. ओके, चलो देखो कि क्या है. पहले हमको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्या दिया गया है वह हमको दिखाई देता है. मैच दी पेयर. क्या करना होता है? पेयर किसकी लगानी होती है? मैच करना पड़ता है कि वो उससे मैच होगा या नहीं. वैसे हम उसको क्या करेंगे? मैच करने की कोशिश करेंगे. ओके, अगर हम पहली बात करें, ये है मास, देन वेट है, फिर एक्सेलरेशन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब देखो हमको किताब में क्या दिया गया है कि उनको मैच करना है. बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग. तो लेकिन सीधा हम इसको यहाँ आंसर देखेंगे. मास हम कहा किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में. तो ये किस पे डिपेंड होता है? देखो कि मेजर ऑफ इनर्शिया, इसका संबंध किससे है? हमको दिखता है कि मास, उसका यूनिट केजी है और मेजर ऑफ इनर्शिया. अगर हम वेट की बात करें तो वेट किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में किया जाता है. और ये किस पे डिपेंड रहता है? हाइट पे. जितना हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे हमको वेट कम होता हुआ दिखाई देता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या है? ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे या यूनिट देखेंगे तो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये क्या रहता है? 0 रहता है. कहाँ? एट द सेंटर पे. ओके, लास्ट क्या है? देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करें तो क्या है? देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब ये सभी जगह क्या रहेगा? यूनिवर्स में किसी भी जगह चले जाओ हमको एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कैसे दिखेगा? सेम दिखेगा. किसी भी जगह हम चले जाएंगे तो ठीक से हमको ये देखना है. ओके, चलो नेक्स्ट है. देखो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. इसको अगर हम ठीक से देखें तो ये किससे हम डिनोट करेंगे? देखो मास को m से डिनोट करेंगे, वेट को w से डिनोट करेंगे. तो मास मतलब क्या? देखो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. ऐसा हमको एग्जाम में भी लिखना है और जब हम एक्सरसाइज में आंसर लिखते हैं तो हमको भी इसी हिसाब से, इसी स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है. क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उनके अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे. तो बोलेंगे यार क्या मैटर होता है? मैटर मतलब कोई तो कुछ तो है उसके अंदर, तो हम उसको बोलेंगे मास. नहीं तो मैटर वाला अलग होता है, ये मैटर नहीं है. फिर वेट किसको बोलेंगे? देखो वेट इज द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. अर्थ अट्रैक्ट, वह फोर्स लगाएगा, वो जब वो कुछ महसूस होता है उसी को हम क्या कहेंगे? वेट. और वेट किससे डिनोट होता है? W से. ये ध्यान में रखो, कैपिटल W से. ओके, फिर अगर हम बात करें किसका? मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस. कहीं भी चले जाओ, हमने देखा है पहले भी, माँ हमेशा समान होती है. माँ समान होती है, चाहे वो किसी की भी हो. माँ हमेशा हमसे प्यार करती है, बराबर है. माँ कभी भी दूजा भाव नहीं करती है, हमको ज़्यादा क्या एक पराया महसूस नहीं कराती है. इसलिए माँ समान होती है. तो मास हमेशा क्या होता है? ध्यान में रखना है, कांस्टेंट होता है. ये हमको ध्यान में रखना है. अगर हम वेट की बात करें, देखो W मतलब क्या? mg. और एज ए जी हम क्या करेंगे? जी चेंज हो जाएगा तो हम भी बोलते हैं वेट भी चेंज हो जाएगा. अगर हम प्लेस चेंज कर देंगे, वाइफ भी हमको पता है कि किसके साथ बदल जाती है. अगर उसका मूड चेंज हो गया तो देखो प्लेस इधर लेके जाओ, उसका मूड चेंज हो जाता है. वेट एक जगह दूसरे जगह चले जाओ, वेट भी चेंज हो जाता है. तो इस सिचुएशन पे डिपेंड वाइफ के बारे में होता है, लेकिन वेट के बारे में हम कहेंगे तो वो प्लेस के हिसाब से चलता है. अगर ऐसा यूनिट कहेंगे हम मास का तो क्या है? केजी. और सीजे यूनिट क्या है? ग्राम. वैसे ही हम अगर वेट के ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या है? न्यूटन है. और सीजीएस यूनिट क्या रहता है? डाइन रहता है. डाइन बोला, ना कि डायन बोला. हाँ, डायन अलग होता है, आर्डर भी बोलते हैं, अगर आपको पता होगा महाराष्ट्रियन भाषा में.
ओके, चिटकिन वगैरह रहता है, भूत वगैरह रहता है। सच में भूत होता है क्या, आप बताओ, आपने कभी देखा है भूत? तो हमको भी बताओ कैसा दिखता है। ओके, और चौथा पॉइंट क्या लिखना है, देखो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अबे स्केलर क्वांटिटी हम इसको क्यों बोलते हैं, देखो इसको सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसी वजह से हम मास को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेट की हम बात करें, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। इसी वजह से हम वेट को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है, विल will mass the and the weight of an object on the earth as same as their values on Mars and why? मंगल ग्रह सबको पता है, वहां जो रहेगा वही अर्थ पे रहेगा क्या और क्यों? अब देखो, the mass of the object will remain same but its weight will be differ on Mars। ये तो हमको पता है कि कहीं भी चले जाओ ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा, कहीं भी पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, ना कि सिर्फ मार्स, जुपिटर में चले जाओ, आप नेपच्यून में चले जाओ, प्लूटो, जहां भी आपको जाना है, बराबर है, वहां हमको क्या दिखाई देगा, मास तो सेम दिखाई देगा, बट चेंज क्या होता है, वेट किस हिसाब से चेंज होगा, प्लेस टू प्लेस, जागा बदलली, वेट बदलणार, वेट वाढणार, टम्मी वाढणार काय, तब्येत वाढणार काय, मग ना वेट चेंज होणार, कारण ग्रॅव्हिटी अट्रॅक्ट करणार, ग्रॅव्हिटी फोर्स लावणार आहे। ओके, सिंस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ये हमको पता है कि जो भी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट में उनको हम क्या बोलते हैं, मास, बट इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम ऑन द अर्थ एंड मार्स। तो मैटर तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर का मैटर सेम है, मतलब मास सेम रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे मंगल पे चले जाओ, कहीं जो भी कोई प्लानेट है, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओगे तो ऑब्जेक्ट का मास है वो सेम रहने वाला है। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वेट को ही हम क्या बोलते हैं कि अर्थ उसको क्या करता है, खींचता है, इसलिए वो ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा तो हमको महसूस होता है। सो इट इज गिवन, देखो W इक्वल टू mg, एज g चेंजेस वेट ऑल्सो चेंजेस। अगर ग्रेविटी चेंज हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा, वेट भी चेंज हो जाएगा। फिर हाँ देखो, फ्री फॉल डेफिनेशंस है आगे, ये हमको ध्यान में रखना है। क्या है आगे, डेफिनेशंस। बहुत बार डेफिनेशंस हमको दिखते हैं 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें, देखो फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी की वजह से कोई चीज गिर रही है, अर्थ अगर ऐसे हम झूल रहे हैं हवा में तो अर्थ अगर हमको खींच रही है तभी, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली या ग्रेविटी, और वो मोशन में होनी चाहिए ना कि रेस्ट पे। रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा, क्या फ्री फॉल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये हमको ध्यान में रखना है। उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हम आगे चले जाएंगे तो क्या है, देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन छोटा जी, ओके, और दूसरी बात उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाएगा तो दोनों भी एक ही है, तो क्या लिखेंगे, देखो the gravitational force due to earth on a body results in an acceleration, this is called as acceleration due to gravity। ग्रेविटी की वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होगा उसके साथ या वो एक्सेलरेट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई होप यू अंडरस्टँड। आय थिंक तुम्हाला समजलेलं असेल, खूप सोप्या भाषेमध्ये डेफिनेशन्स आहेत, एकदम इझी विचारल्या जातात। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन हमको पूछता दिखाई देता है। क्या है, देखो द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग
सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम कुछ ऐसे घुमा रहे हैं तो जो भी ये चीज है वो सेंटर की तरफ आती है, बराबर है, तो वो कोई तो उसको खींच रहा है अंदर की तरफ। जैसे हम बात करें अर्थ और दूसरा क्या है सैटेलाइट, जो मून है वो घूम रहा है लेकिन उसको कोई खींच रहा है, वो गिर नहीं रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, फोर्स है, लेकिन वो सिर्फ घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। ओके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान में रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, एस्केप करने वाली वेलोसिटी। अगर जुड़ा हुआ है तो एस्केप करने में मदद करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो इसके भी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों, मतलब सारे डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। The minimum initial velocity needed by an object projected upward to overcome earth gravitational force and not fall back on the earth। इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के बाहर जाना चाहिए, सीधा बाहर जाना चाहिए, और वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो जो वेलोसिटी रहेगी, मतलब इनिशियल वाली वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा है। और हम बात करें 11,200 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इतनी अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी तो चीज एक बार अर्थ के मतलब जो भी एरिया है वहां से बाहर चली जाएगी, तो वो नीचे आकर नहीं गिरने वाली है, धड़ाम ऐसा नहीं होगा। ओके, ध्यान में रखो। अगर हम नेक्स्ट चले जाएंगे तो वह एक हमको एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिखता है, देखो, राइट दी 3 केपलर लॉज, जो केपलर जी ने दिए हैं, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब देखो कि पहला लॉ हमको देखना है, केपलर जी ने पहला लॉ क्या बताया है, देखो, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। कोई भी एक फोकस पे हमको सन दिखाई देता है, फोकाई मतलब जो कि प्लूरल है, तो 2 फोकाई होंगे, उसमें से कहीं भी एक हमको सन दिखाई देगा, उसके अराउंड में हमको कौन घूमता दिखाई देता है, हमारा प्लानेट। प्लानेट मतलब अर्थ या कोई भी प्लानेट होगा। ओके, अगर बात करें हम, केपलर जी ने सेकेंड लॉ दिया है कि जो लाइन क्या करती है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोई चीज मतलब पास में आएगी तो बहुत तेजी से भागेगा। कौन, अगर सन एक जगह है, उसके पास का डिस्टेंस अगर कम हो जाता है कोई प्लैनेट का, वो ज्यादा भागेगा, लेकिन ज्यादा दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो, दूर जाएगा मतलब तब वो स्पीड कम होगा, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ये है केपलर का दूसरा लॉ। चलो, तो हम अगर तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं तो ये बहुत अच्छा दिया है, देखो क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब जो भी रिवॉल्यूशन का टाइम है उसका स्क्वायर हमें लेना है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे है, देखो, क्यूब रूट ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ द फ्रॉम द सन। तो जो भी डिस्टेंस रहेगा वो हम r से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमको कौन बताते हैं, केपलर जी ने हमको ये बताया है, हमको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो देखो ये क्या करना है, ठीक से कैसे एक्सरसाइज लिखना है, तो हमको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे होता है। चलो, अब देखो, हमें पता है कि कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का तो सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। अगर हम बात करेंगे v यहाँ हम क्या ले सकते हैं, स्पीड। तो देखो कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, क्या बोलेंगे हम, टोटल डिस्टेंस कवर किया, और टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो, 2πr डिवाइडेड बाय टी, ये आ गया। तो इसको बोलो एक इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है। फिर देखो, फोर्स के फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट इन करेंगे वैल्यू। तो देखो m तो ऐसा ही रहेगा, हम v की जगह ए वैल्यू डाल देंगे, 2πr डिवाइडेड बाय टी का
स्क्वायर नीचे आर वैसा ही रहेगा। ओके, फिर चलो इसको सॉल्व करते हैं। एम है ही, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई, आर का स्क्वायर आर, ये टी का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, फिर आर रह जाएगा। अगर हम फिर यहाँ आ जाएंगे तो हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं। देखो F इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब अगर हम नीचे देखेंगे, देखो ये आर ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर आर। ओके, तो एक आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक आर बचेगा। लेकिन अगर हम बात करें, कैसे बात करें, देखो हम एक फॉर्मूला पता है, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, बोथ डिनोमीटर से भी करेंगे, डिनोमीटर को भी करेंगे और न्यूमरेटर को भी, किससे, आर स्क्वायर से। तो देखो क्या हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, नीचे देखो क्या आ जाएगा, 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमको वैल्यू मिल गई। ओके, बट हमें पता है, क्या पता है, देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड केपलर लॉ, किसका लॉ, केपलर्स का लॉ। ओके, क्या है, देखो अगर हम बात करें टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन हमको क्या रेशियो मिल रहा है, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, फिर 1/k बोलेंगे, बराबर है। तो अगर हमको जो ये फॉर्मूला मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। ओके, हम फिर से यही लिख देते हैं, देखो 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसकी बात करें आर क्यूब बाय टी स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो 4m पाई स्क्वायर रह जाएगा, इसकी वैल्यू रह जाएगी k आर स्क्वायर। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है। ओके, अब देखो कि फोर्स हमें पता है, ये बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं, तो फोर्स इक्वल टू एक के हम ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो के भी, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं फाइनली, देखो हम फाइनली इधर ही लिख देते हैं, एफ इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन जो हमको सॉल्व करने के लिए बोला था, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हो गया। हमको ये क्या करना है, देखो ऐसे एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमको पूछते दिखाई देते हैं, तो ये हमको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक से आप देख सकते हो कि किस किस कौन कौन से मेथड से हमको जाना है। ओके, फिर आप यहाँ दे सकते हो इक्वेशन 2 या 3, वैसे भी नाम आप दे सकते हो। ओके, अगर हम पुट किया है वैल्यू, अगर दूसरा आ गया है तो यहाँ दे दो ये इक्वेशन, इसको नाम 2 दे दो, फिर तीसरा, थर्ड, फोर्थ ऐसे नाम दे सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया है, if the value of suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor। अगर वो 2 times ज्यादा हो जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये हमको पूछा है, ये हमको ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगा, तो फिर फ्लोर पे आ जाएगा। क्यों, देखो if the value of g becomes double, तो force which of the earth pulls the object that weight becomes double। तो वो भी क्या हो जाएगा, देखो फोर्स डबल मतलब मास भी डबल हो जाएगा, तो फोर्स भी हमको डबल होता दिखाई देता है अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी तो। एज वेट इंक्रीजेस फ्रिक्शनल फोर्स अल्सो, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी क्या होता है, बढ़ता है जब हम पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। हेंस इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर। फिर हमको क्या दिखाई देता है कि हम किसी
हेवी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो वो फिर 2 टाइम्स डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वेट भी उसका बढ़ता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमको बढ़ता दिखाई देता है, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो क्या पूछा गया है, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, हम ऐसे स्टोन ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली विथ इनिशियल वेलोसिटी u reaches a height h before coming down, show that the time taken to go up as is same as the time taken to come down। जैसे ऊपर फेंकेंगे हम, वो फिर नीचे आएगा, उनके लिए टाइम सेम लगता है क्या, अगर लगता है तो वो शो करो। अब देखो हम बात करें किसकी, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका है, ऊपर फेंका है। समझो, अगर हम बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, क्या रहेगी इनिशियल वेलोसिटी, अगर बात करें u क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, देन क्या है होगा, फाइनल वेलोसिटी की हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी। टाइम पीरियड की हम बात करें किसकी, टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो t1 हम ऐसे इसको कंसिडर कर देंगे। और अगर हम किसकी बात करें कि जो एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन देखो कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज फेंक रहे ऊपर, मतलब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव जी हम बोलेंगे। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, -g। फिर देखो अकॉर्डिंग टू किसका लॉ का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब देखो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, u इक्वल टू u प्लस जी टी। ओके, t1 हम कंसिडर करेंगे, at होता है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब v की वैल्यू तो 0 है, फिर u की वैल्यू हमको क्या है पता है, बराबर है, तो हम फिर क्या करेंगे, -g इंटू होगा t1। तो हमको t सेम है क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, t1 को यही रोक देंगे, u और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे g, तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, बराबर है। ये t और t1 और -g की हम बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर है। अगर t1 वहां चला जाता है तो ये भी नीचे चला जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, या t1 को यही रोक देंगे हम, तो g वहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, तो हमको सेम दिखाई देता है। वैसे हम बात करें कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो देखो क्या हो जाएगा, फिर इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इक्वल टू 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी की हम बात करें, v इक्वल टू u होगा। एक्सेलरेशन यहाँ क्या होता हमको दिखाई देता है, देखो एक्सेलरेशन के यहाँ माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि नीचे जा रही है, बराबर है। और टाइम की हम बात करें तो यहाँ ले लो t2। ओके, अब देखो कि वही हमको इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो क्या है, वही है v इक्वल टू u प्लस जी टी का हम क्या लेंगे वहां t2। ओके, ये तो हमको पता है क्या है, u है तो वहां यह 0 लिख दो और वहां u है, बराबर है। t2 को वहां रख देंगे तो g यहां चला जाएगा, g यहां नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ओके, तो सीधा हम क्या कर देंगे, इक्वेशन देखो v तो हमको पता है कि u है, तो u इधर आ गया, ये तो 0 है, तो g नीचे आ जाएगा, वह क्या रहेगा, ऊपर सिर्फ t रहेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, देखो अगर t1 और t2 की बात करें, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर ये दोनों की हम बात करें, इनको हम कंसिडर करें तो हमको क्या दिखता है, t1 इक्वल टू t2, तो हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जाने के लिए और फिर नीचे आने के लिए जो भी वो टाइम लगेगा वो हमको क्या दिखाई देता है, आप अच्छे से देख सकते हो कि जो भी इक्वेशन के अनुसार हम जाएंगे हमको क्या आता दिखाई देगा, दोनों भी टाइम पीरियड हमको सेम होता हुआ दिखाई देता है। ओके, चलो
फिर क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, एक्सप्लेन करो। अब हमारे पास क्या है, माँ है ना जी है, तो जी की वैल्यू सबको पता है gm/r², और एम क्या होता है 0, तो एम अगर 0 है तो ये जीपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमको प्रूफ हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट if the mass is 0 or if a distance, whatever the distance should be there, but the value of g is 0 at the center, तो हम ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सेंटेंस के फॉर्म में। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लास्ट वह क्वेश्चन दिखाई देता है कि क्या दिया है। देखो, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या बोला है इन्होंने, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर, तो गिवन पहले हमको लिखना है। देखो गिवन हम लिखेंगे, क्या लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये दिया है हमको, क्या दिया है देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्या है देखो आर है, फिर क्या दिया है टाइम, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलो या टाइम बोलो, हम टाइम को क्या कंसिडर करेंगे टी, देन न्यू डिस्टेंस दिया है बराबर है, क्या दिया है न्यू डिस्टेंस, तो न्यू डिस्टेंस कितना है आर, कितना है 2r है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है न्यू टाइम, मतलब टी एन हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सबको पता है, देखो फॉर्मूला क्या है, t² डिवाइडेड बाय r³ इक्वल टू के, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर हम बात करें, देखो t² डिवाइडेड बाय r³ इक्वल टू के, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, फिर आ जाओ, ये हो गया कि पहले वाला डिस्टेंस, जो भी पुराना वाला डिस्टेंस है उसके लिए है। फिर अगर हम आगे चले जाएंगे तो हमको क्या करना है, नया वाला डिस्टेंस लेना है, n² की बात करें हम तो वो देखो 2r³ इक्वल टू हम क्या बोलेंगे के, अब देखो tn² तो है ही, अब ये क्या हो जाएगा 8r³ इक्वल टू के। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमको क्या दिखाई देता है, देखो कि राइट हैंड साइड क्या है सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी, तो हम लिख देते हैं, देखो क्या लिख देते हैं tn² डिवाइडेड बाय 8r³ इक्वल टू t² बाय क्या है r³ लिख देंगे। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, tn², ये 8r³ वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा t² इंटू 8r³ डिवाइडेड बाय r³ हमको क्या होता दिखाई देता है, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखो हम tn लिखेंगे, हमको क्या करना है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 8t², ओके, और यहां लिख देता हूं tn इक्वल टू अंडर रूट 8t, अंडर रूट 8t हमको ये ध्यान में रखना है, ये हमारा आखिरी इक्वेशन है। ओके, हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला है और हमको आखिरी में ये दिखाई देता है। इजी है, या हम फिर नीचे लिख देंगे, आपको ये समझ में आता होगा, या हम फिर दूसरे कलर से यहाँ लिख देते हैं। ओके, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, ये वहाँ रहने दो। हमारा जो भी फाइनल वाला इक्वेशन है हम लाल कलर से लिख देंगे। अगर हम बात करें, देखो 8t² है तो t² का तो क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम, फिर क्या लिख देंगे tn इक्वल टू अंडर रूट 8t, ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया फाइनल इक्वेशन। इसी तरह से हमने क्या किया, प्रूव किया कि नया डिस्टेंस क्या होता है 8tn इक्वल टू रूट 8t,
उसके बाहर, क्योंकि टी उसका क्या निकला जाएगा, स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। इसी तरह से हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स है कोई सॉल्व होंगे, जो भी कोई आसान है, बहुत सारे, सिर्फ हम फॉर्मूला वाइज जाएंगे। पहले फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल किए जाने वाले हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, न्यूमेरल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, ज़्यादा मतलब भगाया नहीं है, तो आपको समझ में आया होगा। तो आप फिर से देख सकते हो, आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जहां हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की तरफ जाने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।